हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2005 डेप्रिसिएशन का पार्ट ए सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया? ये सेकेंडरी इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड की 5 ईयर्स से लिया गया है, बल्कि 20 ईयर्स या 10 ईयर्स से लिया गया है। ठीक है, एक्चुअली 20 ईयर्स, क्योंकि 2005 जो है 20 साल पीछे है। ठीक है, सो चलें। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करेंगे और साथ साथ समझेंगे भी कि किस तरीके से सॉल्व हुआ। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। इसको पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। Assume that on asset cost rupees 20,000 and an asset, ठीक है, on this is not on, this is an। तो यहाँ पे कह रहा है कि अज्यूम करो कि एक एसेट की कॉस्ट जो है वो 20,000 है एंड हैज़ एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 ईयर, और उसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है यानी कि 5 साल तक वो मशीन काम कर सकती है। ठीक है, उसके बाद ये बेकार हो जाएगी मशीन। ठीक है, फिर आपको जो है इसको कबाड़ी वाले को बेचना पड़ेगा। फिर यहाँ पर लिखा है द एस्टिमेटेड सेल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट इज ₹22,000, सॉरी नॉट 20,000, 2,000। द कंपनी यूजेज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एट द रेट ऑफ 40%। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अज्यूम करो एक एसेट है जिसकी कॉस्ट आपको पड़ी है 20,000 की, और उसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 5 साल है, यानी कि वो 5 साल चल सकता है। ठीक है, 5 साल चलने के बाद जब वो कबाड़ा हो जाएगा तो उसकी जो कबाड़े की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 2,000। ठीक है, अब सेल्वेज वैल्यू के 4-5 नाम होते हैं। सेल्वेज वैल्यू का आप कहते हो स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू। अब ये होता क्या है? ये बेसिकली जब आप पूरी तरीके से मशीन को यूटिलाइज कर लेते हो। ठीक है, मशीन जो है अभी और मजीद चलने के काबिल नहीं रहती, यानी कि उसकी जो यूजफुल लाइफ है, जैसे 5 साल तक ये मशीन जो आराम से चल सकती है, उसके बाद ये मशीन जो है आपको प्रॉब्लम देगी। ठीक है, वो उसको बार बार आपने रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली डेप्रिसिएशन क्यों होती है एक मशीन? क्योंकि ओबियसली जिस तरीके से साल गुजरते जाते तो आपकी मशीन उस हालत में नहीं रहती जिस हालत में पहले आपने नई नई खरीदी थी। ठीक है, वो उसकी जो वैल्यू डिप्रिशिएट होती रहती है, यानी गिरती रहती है। ठीक है, उसको अगर हम उर्दू में मीनिंग देखें डेप्रिसिएशन का तो उसका मतलब होता है पुरानुद की। ठीक है, यानी कि मशीन जो है पुरानी होने की वजह से मशीन की जो वैल्यू में जो कमी होती है, ठीक है, तो उसको आप जो है डेप्रिसिएशन कहते हो। इसी तरीके से जो अपोजिट है वो है एप्रिसिएशन, यानी कि जब आपकी जो वैल्यू बढ़ती है किसी भी आपके एसेट्स की तो आप कहते हो कि ये एप्रिशिएट हो गई। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट में लिखा है कि कंप्यूट कर डेप्रिसिएशन फॉर 5 ईयर्स का हमने डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना है, और किस तरीके से करना है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को इस्तेमाल करते हुए करना है। ठीक है, अब देखो डेप्रिसिएशन जो है वो 4 तरीके से कैलकुलेट होता है। एक मतलब 4 मेथड्स होते हैं। एक होता है आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, उसको आप जो एक्सक्लेरेटिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो पहले साल का जो डेप्रिसिएशन होता है वो बाकी सालों से ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि ओबियसली जब आप पूरी मशीन की कॉस्ट पे का, जैसे यहाँ पे लिखा है कि हमने 40% डेप्रिशिएट करना है, तो उसको 20,000 का जब आप 40% निकालोगे तो वो ज़्यादा आएगा बनस्बत जो 40,000, मतलब जो आंसर आया है 20,000 का 40% का, उसको जो आप 20,000 से माइनस करके उसके बाद जो अमाउंट होगी उसके ऊपर जो 40% लगोगे वो ऑब्वियसली कम आएगी। ठीक है, तो पहले साल का यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा आता है, और ये मैं आपको यहाँ पे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ही मैं आपको मतलब समझा पाऊंगा कि किस तरीके से ये हम इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्यों कहा जाता है, उसको एक्सीलरेटिंग बैलेंस मेथड क्यों कहा जाता है, और इसमें पहले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है वो सबसे ज़्यादा क्यों होता है। ठीक है, अब इसमें इस तरीके से होता है कि पहले साल का सबसे ज़्यादा, दूसरे साल का उससे थोड़ा कम, फिर तीसरे साल का दूसरे साल से थोड़ा कम। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है वो डिमिनिश होता जाता है। ठीक है, हर साल, तो जिसकी वजह से इस मेथड का हमने नाम दे दिया है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। फिर आपके पास आता है एक जो यूजुअली यूज़ होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, जिसमें आप जो है जिसका फॉर्मूला ये होता है कि आप कॉस्ट को मशीन की जितने में आपने मशीन खरीदी उसको आप माइनस कर देते हो, उसकी सेल्वेज वैल्यू से फिर डिवाइड कर देते हो उसकी यूजफुल लाइफ से, तो आपके पास पर या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास यूनिट प्रोड्यूस मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपके पास ये रेंज होती है कि भाई मशीन अपनी यूजफुल लाइफ में इतने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, यानी कि इतने यूनिट्स से अगर आप जो है ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो मतलब और ज़्यादा, इससे और ज़्यादा यूनिट्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करके वो रिटायर हो जाएगी वो मशीन। ठीक है, फिर आपने जो इसको सेल्वेज में यानी कि कबाड़ी वाले के पास बेचना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है आवर्स यूज्ड मेथड। ठीक है, अब आवर्स यूज मेथड क्या होता है कि इसमें आप देखते हो कि आपके पास एक बेसिकली एक एस्टिमेशन होती है कि भाई इतने आवर्स इसकी पूरी ज़िंदगी में, अपनी पूरी ज़िंदगी में मशीन जो है वो इतने आवर्स काम कर सकती है, इससे ज़्यादा आवर काम नहीं कर पाएगी। इतने आवर काम करने के बाद आपने इसको कबाड़ी वाले के पास बेचना पड़ेगा, यानी कि उसकी जो सैलरी चली उसमें बेचना पड़ेगा। अब ये जो तीन मेथड मैंने आपको बताया, स्ट्रेट लाइन, यूनिट प्रोड्यूस मेथड और आवर्स यूज मेथड, अब इन तीनों में एक ही फॉर्मूला आता है, खाली डिफरेंट ये कि जो आपके पास
डिनोमिनेटर है, ठीक है। एक न्यूमरेटर होता है जहाँ पे आप कॉस्ट को माइनस करते हो सैलरी का, फिर एक आपके पास होता है डिनोमिनेटर जिसमें आप डिवाइड करते हो अपनी एस्टिमेटेड लाइफ को, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो एस्टिमेटेड लाइफ आएगा, और अगर आपकी जो यूनिट प्रोड्यूस मेथड है तो टोटल यूनिट्स आएंगे उस एस्टिमेटेड लाइफ की जगह पे, और अगर आपके पास जो है आवर्स यूज्ड है तो वो आवर्स आएंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आवर्स। फिर आप पर आवर की डेप्रिसिएशन निकालो कि भाई एक आवर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है, और फिर किस किस साल में कितनी आवर्स वो यूज हुई, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है आप उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो, ठीक है। अभी बहरहाल हम वो तमाम मेथड जो है वो नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे जो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कहा गया है करने को, तो हम जो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। फिर यहाँ पे जो दूसरी आपके पास रिक्वायरमेंट है उसमें लिखा है कि मेक एडजस्टिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन फॉर 4th and 5th ईयर। और तो 5th ईयर की आपने जो है एडजस्टिंग एंट्री बनानी है, उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या बनेगी, सिंपल जैसे आप बनाते आए हो कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है आप क्रेडिट कर देते हो, और अलाउंस डेप्रिसिएशन आप क्रेडिट कर देते हो, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप डेबिट कर देते हो, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल एंट्री आप बनाते आए हो जनरल एंड में वही एंट्री बनेगी, ठीक है। यहाँ पे अब चलें सबसे पहले हम यहाँ पे एक तरीके से मैं आपको यहाँ पे फार्मूला बता देता हूँ कि ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का क्या फार्मूला होता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दी है कि कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला बेसिकली ये होता है कि आप कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हो उसकी परसेंटेज से, ठीक है। जो डेप्रिसिएशन की परसेंटेज होती है उसकी परसेंटेज से आप उसको मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास आ जाता है आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है, उस साल का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं DEP एक्सपेंस, ठीक है। फिर आप जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो आपका आ जाता है उसको आप माइनस करते हो उसी साल की कॉस्ट से, तो आपके पास आ जाती है बुक वैल्यू, ठीक है। अब देखो ये जो बुक वैल्यू है वो इस साल की बुक वैल्यू नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट बन जाएगी, और फिर नेक्स्ट ईयर आप बिल्कुल पूरा प्रोसेस इस तरीके से कैरी ऑन करोगे, ठीक है। अब मैं आपको ये टेबल बना के, ये बेसिकली जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का होता है इसमें आप एक टेबल बनाते हो, और इसमें आप 5 चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड करते हो उस टेबल में, ठीक है। वो मैं आपको अभी बना के दिखाता हूँ कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके के आपके पास 5 कॉलम आते हैं, एयर, कॉस्ट ऑफ एसेट, रेट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और बुक वैल्यू, ठीक है। रेट कौन सा लगेगा आपका, हर दफ़ा 40%, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आप कर रहे हो उसका जो रेट है वो कितना है, 40%, ठीक है। रेट ये आपको गिवन होगा ऑलवेज, ठीक है। तो ये रेट जो है हर दफ़ा लगेगा आपकी कॉस्ट पे, ठीक है, जो कॉस्ट होगी जिस साल में आपके एसेट की। तो यहाँ पे मैंने इसको पूरा फिल कर दिया है, ठीक है। और ये 5 दफ़ा आपके पास ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 कॉलम होते हैं, और रोज डिपेंड करती हैं आपके नंबर ऑफ ईयर्स पे, ठीक है, यानी कि कितने ईयर का आप जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने जा रहे हो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। अगर ये 6 ईयर का होता तो मैं यहाँ पे एक और ज़्यादा रो बनाता, ठीक है। कॉलम आपके पास 5 ही होते हैं, रोज डिपेंड करता है आपके पास कि कितने नंबर ऑफ पीरियड का है, कितने नंबर ऑफ ईयर का आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पहले साल का निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ईयर में कॉस्ट कितनी थी आपकी 20,000, ठीक है, जिस वक्त आपने मशीन खरीदी थी, ठीक है। अब उस पर जो है 40% आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लगाओगे, ठीक है। इसका 40% जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलेगा। सो जस्ट लेट मी जस्ट गेट माई कैलकुलेटर, तो ये आ गया कैलकुलेटर, ठीक है। 20,000 का 40% लगाते हैं, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 40%, तो आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ रहा है पहले साल का 8,000। सो 8,000 इज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ योर फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ गया 8,000। अब बुक वैल्यू क्या होगी कि आप जब ये कॉस्ट ऑफ एसेट में से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालोगे तो आपके पास उस साल की बुक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, उस साल की एसेट की बुक वैल्यू। तो यहाँ पे हम 20 को माइनस कर देते हैं 8 से, यानी कि 8,000 से, तो ये आपके पास आ जाता है 12,000। सो 12,000 इज द बुक वैल्यू, ठीक है। अब मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि जो बुक वैल्यू है वो फिर नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड ईयर आएगा, ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या होगी आपके एसेट की, जो प्रीवियस ईयर की बुक वैल्यू थी उस एसेट की, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर की जो बुक वैल्यू थी वो 12,000 थी, तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ एसेट आ जाएगी वो 12,000 आ जाएगी, ठीक है। अब उसका भी आप 40% लगाओगे, सो 12,000 का 40% कितना होगा, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं 12,000 मल्टीप्लाई बाय 40%, तो यह आपका आ गया 4,800, ठीक है। सो 4,800 इज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेकेंड ईयर की बुक वैल्यू निकालेंगे। सो सेकेंड ईयर की बुक वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 12,000 को आप माइनस कर दोगे 4,800 से, तो आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी 7,200। सो 7,200 इज द बुक वैल्यू ऑफ योर
सेकेंड ईयर, ठीक है। अब ये जो बुक वैल्यू है ये नेक्स्ट ईयर की यानी कि थर्ड ईयर की आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट बन जाएगी, जैसा कि हमने यहाँ पे फॉर्मूले में डिस्कस किया था कि जो बुक वैल्यू है वो नेक्स्ट साल की कॉस्ट बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दूसरा साल आ रहा है थर्ड ईयर, ठीक है। सो थर्ड ईयर की आपकी जो कॉस्ट होगी एसेट की, क्योंकि यहाँ पे दो दफ़ा यहाँ पे जो है डेप्रिशिएट हो के आप कॉस्ट लिखोगे यहाँ पे, तो कितनी हो जाएगी ये आपके पास 7200, ठीक है। बुक वैल्यू जो है कॉस्ट बन जाएगी आपकी यहाँ पे थर्ड ईयर की, ठीक है। सॉरी सेकेंड ईयर की बुक वैल्यू थर्ड ईयर की कॉस्ट बन जाएगी। और फिर इसका जो आप 40% डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालोगे, सो 7200 का हम 40% निकालते हैं तो कितना आ रही है 2880। सो 2880 इज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर थर्ड ईयर, ठीक है। सो सॉरी यहाँ पे मैंने 4 लिख लिया, 2880, ठीक है। अब इसकी थर्ड ईयर की जो हम बुक वैल्यू निकालेंगे जो कि फोर्थ ईयर की आपकी कॉस्ट बन जाएगी। सो थर्ड ईयर की बुक वैल्यू कितनी होगी 7200 माइनस 2880 is equal to 4320. So 4320 is the book value of third year and the cost of fourth year, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमारा आ गया फोर्थ ईयर, ठीक है। सो फोर्थ ईयर में आपकी जो कॉस्ट ऑफ एसेट होगी वो कितनी होगी 4320 रुपीज़। सो 4320 रुपीज़ द कॉस्ट ऑफ एसेट। अब इसका जो है 40% आप निकालोगे तो फिर हम देखेंगे कि कितना बुक वैल्यू आ रही है। तो ये आपके पास आ गया 4320, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40% से, सो कितना आ गया आपके पास 1728। सो 1728 इज़ द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर फोर्थ ईयर। और उसकी जो बुक वैल्यू क्या हो जाएगी फोर्थ ईयर की, अब सिंपली जो है वो 4320 में से माइनस कर दोगे 17,020, तो कितना आ रहा है आपके पास बुक वैल्यू 2600। सो 2600 इज़ द बुक वैल्यू ऑफ फोर्थ ईयर। और ये फिफ्थ ईयर की जो है आपकी कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है, जैसा कि हमने फॉर्मूले में डिस्कस किया था। तो सो फिफ्थ ईयर की कॉस्ट क्या होगी आपकी 2600, सही। अब इसका 40% निकालोगे, सो तो आपके पास ये फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 2600 मल्टीप्लाई बाई 40%, तो कितना आ रहा है आपके पास 1040 रुपीज़। सो 1040 रुपीज़ इज़ द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ फिफ्थ ईयर। अब हम इसको जो है वो 2600 को माइनस कर देंगे 1040 से, तो यहाँ के पास ये आ जाएगी बुक वैल्यू विच इज़ 1560। सो 1560 इज़ योर फाइनल कॉस्ट, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, 5 साल के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बाद आपकी जो कॉस्ट है वो 20,000 से कम होके सीधा 1560 पर पहुंच गई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी। ये जो है 4320 का जब हम 40% निकालेंगे तो 1728 आएगा। मैंने यहाँ पे गलती से 20 लिख लिया है, तो उसको हम 28 कर देते हैं, ठीक है। और ये जो है जब हम इसमें से 1728 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 आपके पास कितनी है 4320 माइनस 1728, तो ये आपके पास आ जाएगा 2592। सो ये हम लिख यहाँ पे इसकी ये करेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो भी 2600 नहीं जाएगी बल्कि क्या आ जाएगी 2592, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, अब इसका जो 40% निकालोगे तो ऑब्वियसली वो 1040 नहीं आएगा बल्कि कितना आएगा देख लेते हैं 2592 मल्टीप्लाई बाय 40%, तो ये आपके पास आ जाएगा 1036, सही है। इसको अगर हम राउंड ऑफ कर देंगे तो ये 37 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 1040 नहीं है बल्कि कितना है 1037, ठीक है। सो 1037 इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास ये बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी देख लेते हैं यहाँ पे 2592 माइनस 1037, तो कितना आ रहा है आपके पास 1555। सो 1555 इज़ योर बुक वैल्यू फॉर फिफ्थ ईयर, ठीक है। सो 1555 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये थोड़ी करेक्शन हमने कर ली, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आपका पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है। पहली रिक्वायरमेंट क्या थी कि आपने जो है वो डेप्रिसिएशन कंप्लीट करना था एक्सपेंस फॉर 5 ईयर, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, तो उसको टिक मार्क कर लेते हैं। अब दूसरी रिक्वायरमेंट में आपने जो है वो फोर्थ और फिफ्थ ईयर की सिर्फ जो है एडजस्टिंग एंट्री बनानी है, ठीक है। सो एडजस्टिंग एंट्री आप सिंपल इसी तरीके से बनाओगे। एक हम यहाँ पे ऊपर बना लेते हैं फिफ्थ ईयर की और फोर्थ ईयर की हम यहाँ पे नीचे बना लेते हैं, ठीक है। फोर्थ ईयर
सही है। और इसमें क्या आएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आप जो है डेबिट कर दोगे कितने से, फोर्थ ईयर में कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने निकाला था, फोर्थ ईयर में 1728 निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, 1728 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप यहाँ पे डेबिट कर दोगे और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है आप यहाँ पे क्रेडिट कर दोगे कितने से, 1728 से, ठीक है। अब ये पूरा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ये पूरा जो है एक तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है। ये पूरा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मिलकर यानी कि एक्यूमुलेटेड होकर आपके डायरेक्ट बैलेंस शीट में आपके एसेट से कटता है, ठीक है। यानी कि आप एसेट से जो एसेट को जो उतनी अमाउंट से आपके अलाउंस और डेप्रिसिएशन के अमाउंट से आप कम कर देते हो उसे, ठीक है। और ये एक्यूमुलेटेड क्या हुआ होता है, यानी कि इन सब को डेप्रिसिएशन को प्लस करके और फिर आपकी जो एसेट है उसको इस सब को प्लस करके आपकी 20,000 से माइनस करके तो आपके पास ये आपके पास ये सेम एग्जैक्टली ये वाली बुक वैल्यू आ जाएगी 1555, ठीक है। तो ये जो है आप चाहो तो आप इसकी एक क्लोजिंग एंट्री बना सकते हो। क्लोजिंग एंट्री में आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को जो आप क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। जो आप क्लोज करो उसको इनकम समरी में, तो इनकम समरी को आप जो है डेबिट कर दोगे, ठीक है। कितने से, 1728 से, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फोर्थ ईयर की एडजस्टिंग एंट्री बनाई, अब यहाँ पे हम फिफ्थ ईयर की बनाते हैं, ठीक है। फिफ्थ ईयर में भी सिंपल सेम एज इट इज इसी तरीके से बनेगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप डेबिट कर दोगे और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है आप क्रेडिट कर दोगे, लेकिन अमाउंट जो है कौन सी आएगी, फिफ्थ ईयर वाली अमाउंट आएगी, ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वाली, विच इज 1037 रुपीज़। सो 1037 यहाँ पे आप डेबिट कर दोगे और 1037 यहाँ पे आप क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। इसकी भी चाहे तो आप क्लोजिंग एंट्री बना सकते हैं। क्लोजिंग एंट्री में सिंपल आप इनकम समरी को डेबिट करोगे 1037 से और आपकी जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है उसको आप क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। अगर आपने कभी क्लोजिंग एंट्रीज बनाई हो तो आपको पता होगा कि आप जो है क्लोजिंग एंट्रीज के अंदर तमाम आपके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस क्लोज करते हो। क्लोज करने का तरीका ये होता है कि वो जिस साइड पे डेबिट साइड पे खुले हुए हैं तो आप उसको उठा के क्रेडिट कर देते हो, और अगर वो क्रेडिट साइड पे खुली हुई है, जैसे आपकी रेवेन्यू से वो अक्सर क्रेडिट साइड पे खुली होती है, तो आप उसको उठा के डेबिट कर देते हो। उसके अगेंस्ट में आप एक इनकम समरी का अकाउंट जो कि एक रेवेन्यू अकाउंट होता है, उसकी जो रेवेन्यू की तरीके से ट्रीटमेंट होती है उसको आप जो है वो क्रेडिट कर देते हो, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि उसकी रेवेन्यू अकाउंट की तरह ट्रीटमेंट लगती है, तो उसका मतलब कि इनकम समरी जब भी बढ़ेगा तो आप उसको जो है क्रेडिट करोगे और जब भी घटेगा तो आप उसको डेबिट करोगे, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।